नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। तो क्या होता है प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर इधर आने से पहले कि मैं आपको डेफिनेशन बताऊं और ये बताऊं, ये सब फालतू में कॉम्प्लिकेट करूं मैं आप ये चीज़ें सब मैं आपको डायरेक्ट ऐसे ही बता देता हूँ। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर होता क्या है। तो देखो, मान के चलो कि आप बिजनेसमैन हो, ठीक है। अब बिजनेस कर रहे हो आप, किसी भी चीज़ का बिजनेस कर रहे हो। मान के चलो एक आपकी वो एक कार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कार इंडस्ट्री आपकी कार की कंपनी है। मर्सिडीज़ कंपनी आपकी है। अब मर्सिडीज़ कंपनी आपने कितना, एक साल में आपने कितना बेचा, ठीक है। जितना भी बेचा, आपको जितना भी प्रॉफिट हुआ, मान के चलो 4,000 करोड़ रुपए आपका प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब वो निकालना तो पड़ेगा, निकाल लिया। अब उसके बाद टैक्स भी तो देना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो टैक्स आप दोगे कब? एक साल पूरा होने के बाद ना, क्योंकि एक साल के बाद इनकम टैक्स देना पड़ेगा आपको। तो मान के चलो कि 2020 से 2021 आपने पूरा मर्सिडीज गाड़ी बेची आपने। उसके बाद 2021 में आपको ये जो एक साल की आपने जो कमाई करी है उसका सब पूरा असेसमेंट करके आपको टैक्स देना है। तो वो क्या हो गया, असेसमेंट ईयर हो गया। जिस भी साल आप पिछले साल का, जिस साल आपने अर्निंग करी है उसका आप जो टैक्स दे रहे हो ना, वो वो असेसमेंट ईयर हो जाएगा। क्योंकि आप असेस करके सब चीज़ सोच समझ के क्या हिसाब किताब लगा के आप टैक्स दे रहे हो। तो जब आप जिस साल का वो टैक्स दे रहे हो, आप वो साल जिसका आप दे रहे हो वो हो गया प्रीवियस ईयर, पहले वाला साल। और जिस साल आप दे रहे हो वो हो गया असेसमेंट ईयर। सीधी सी बात है। एक मैं आपको और एक तरीके से बताता हूँ। जैसे कि मान के चलो ये एक साल है, ठीक है। ये हो गया 2021 और ये हो गया 2020। आप मान के चलो आपकी एक दुकान है, ठीक है। तो 2021 में आपने अच्छा खासा धंधा किया, आपने खूब माल बेचा। तो मान के चलो 50-60, जैसे जेठालाल है, करोड़ का टर्नओवर था उसका, ठीक है। तो उसने 2021 में करोड़ का टर्नओवर कर लिया, और 2022 में जो भी उसने करोड़ का टर्नओवर इस साल किया था, उस 2022 में उसने टैक्स जमा कर दिया। तो जिस साल वो टैक्स जमा कर रहा है, पिछले साल का 2021 का, तो ये तो प्रीवियस ईयर हो गया। और जिस साल वो टैक्स जमा कर रहा है वो हो गया उसका असेसमेंट ईयर। बहुत सिंपल है, आप समझ रहे हो सकता है कि वो नाम से कॉम्प्लिकेट हो जाए, वो आदत है लोगों की कॉम्प्लिकेट करने की चीज़ों की, कि जो भी वो कि बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत रद्दी चीज़ है प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ आपको ये तो समझ में आ गया होगा प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर। अब इनकम टैक्स वाइल रिसाइडिंग इन इंडिया, कि आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा कि आप इंडिया के रेसिडेंट हो, इंडिया में रेसाइड कर रहे हो आप। तो टोटल इनकम टू बी चार्ज्ड ऑफ एनी पर्सन हु इज रेसिडेंट इन प्रीवियस ईयर इंक्लूड्स ऑल इनकम फ्रॉम वट एवर सोर्स डिराइव्ड फ्रॉम इंडिया। इंडिया से आपकी जो भी सोर्स ऑफ इनकम थी, जो भी इनकम हुई है इंडिया से आपकी, उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। In the case of a person not ordinarily resident in India, total income accrued in the previous year includes income accrued or arose to him outside India only if it is derived from a business control in or a profession set up in India। भले ही वो आउटसाइड इंडिया से उसकी वो डिराइव हुई हो, लेकिन इफ़ इट इज़ डिराइव फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया, अगर भले ही वो कंट्रोल भी इंडिया में की होता है वो बिजनेस, भले ही उसकी जो रेवेन्यू है वो बाहर से जनरेट हुआ हो, लेकिन अगर जो इंडिया में कंट्रोल होता है वो, तो भी आपको देना पड़ेगा। अब ऐसा जो इंसान है नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, वो कैसे बोलेंगे कि यार ये ऑर्डिनरीली रेसिडेंट नहीं है वो। तो एक आदमी जो कि 10 सालों में 9 साल तक नहीं रहा है, वो क्या मतलब, एन इंडिविजुअल हु हैज़ बीन अ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया इन 9 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर। 10 सालों में से 9 साल तक वो नहीं रहा है, और 7 सालों में सिर्फ 7
729 डेज या उससे कम रहा है। क्या मतलब 10 सालों में से 9 साल वो नहीं रहा है, या फिर 7 सालों में, पिछले 7 सालों में 721 डेज या उससे कम रहा है। ठीक है, तो फिर मैं क्या बोलूँगा कि यार ये आदमी जो है वो नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, पहला केस तो ये हो गया। दूसरा केस है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो मैनेजर है वो इंडिया से वही सेम टू सेम सिनेरियो, 10 सालों में से 9 साल बाहर है या फिर 7 सालों में से 721 डेज या उससे कम इंडिया में रहा है, तो मैं उसको बोलूँगा कि इंडिया के बाहर का रेसिडेंट है, रेसिडेंट नहीं है इंडिया का। ठीक है, एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर if he's in India for that year for a period or period amounting in all to 182 days or more, or he or she has within the 4 years preceding that year been in India for period amounting in all to 365 days or more। और एक ऐसे इंसान को मैं इंडिया का रेसिडेंट बोलूँगा जो कि एक साल में कम से कम 100 या 82 डेज इंडिया में रहा हो या उससे ज़्यादा, या फिर 4 सालों में, पिछले 4 सालों में वो आदमी 365 डेज या उससे ज़्यादा रहा हो इंडिया में, तो मैं उसको ये बोलूँगा कि वो इंडिया का रेसिडेंट है। अब ये तो बात हो गई आदमी की। अब कंपनी कैसे हो जाएगी रेसिडेंट इंडिया की, कि उसके लिए 2 चीज़ें ज़रूरी है। इफ़ इट इज़ एन इंडियन कंपनी तो भैया इंडिया की रेसिडेंट है ही, या फिर इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट ईयर इज़ इन इंडिया। समझ रहे हो? जैसे कि अभी वो एक न्यूज़ आई थी कि एप्पल कंपनी ये बोलती है कि उसका इंडिया से रेवेन्यू डबल हो गया, समझ रहे हो? तो इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट ईयर इज़ इन इंडिया, तो फिर वो होगा। अब असेसमेंट ईयर क्या होता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 ऑफ द आईटी एक्ट डिफाइंस असेसमेंट ईयर एज द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। ठीक है, एवरी ईयर। असेसमेंट ईयर इज फाइनेंशियल ईयर वेयर बाय द इनकम एक्रूड बाय अ पर्सन इन प्रीवियस ईयर और इन ईयर प्रीसीडिंग दिस फाइनेंस शैल बी टैक्स्ड और असेस्ड। मतलब वही जो असेसमेंट ईयर होता है 1 अप्रैल से चालू होता है और उसके पहले का जो साल होता है, जैसे कि मान के 2020 1 अप्रैल टू 2021 जो है वो नया साल शुरू हुआ, और इसके पहले का जो साल था 1 ईयर 2020, वो 1 अप्रैल 2020 से 1 अप्रैल 2021 तक जितनी भी कमाई हुई है वो कमाई का असेसमेंट किया जाएगा। तो वो तो बता ही चुका हूँ मैं आपको। तो दोस्तों ये था पूरा असेसमेंट ईयर और अपना क्या था प्रीवियस ईयर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।